हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, ये घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आप 2024 में लॉन्च हुई है, उसके हम जियोग्राफी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको उसी सीरीज का अगला वीडियो होने वाला है। यहाँ से हम हिमरेखा एवं हिमनद जो ग्लेशियर्स हैं उन्हें हम यहाँ से कवर करने वाले हैं टॉपिक को, जिसमें थ्योरी पोर्शन और साथ ही में आपका एमसीक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और आपको इसकी पिछले वीडियो जो भी सीरीज में हुई हैं, 3 से 4 वीडियो हो चुकी हैं, तो वो आपको इसी चैनल पर जाएंगे आप तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा घटना चक्र पूर्वावलोकन, तो आप वहां से उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिमरेखा एवं हिमनद। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हिम की निचली सीमा को क्या कहते हैं? हिमरेखा कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। अक्षांश, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा की स्थिति भिन्न भिन्न रहती है। ठीक है, तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए, जो औसत हिमरेखा है, महान हिमालय जो ग्रेटर हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, काराकोरम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 37,466 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, जो हिमनद होते हैं यानी ग्लेशियर और बर्फीले क्षेत्रों से ढका रहता है। हिमालय के जो प्रमुख हिमनद हैं, ये ग्रेट हिमालय में है, ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है, ये आपको ध्यान देना है। और काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, इनमें आपके ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो लघु हिमालय है, इस पे देखिए जो ग्लेशियर्स हैं वो काफी छोटे रहते हैं, और पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणियों में बड़े हिमनद के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद आपका सोना पानी है, ये चीज आपको ध्यान देना। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद क्या है? जो ग्लेशियर है वो सोना पानी है, जो कि लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्र घाटी में स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद यानी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जिनमें आपको देखिए सियाचिन आपका यहीं आता है, काराकोरम और ग्रेटर हिमालय में। हिस्पार हो गया, बियापो हो गया, बाल्टोरो, ससाइनी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चौरा बड़ी ग्लेशियर जो है ये आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, कहाँ? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही गांधी सरोवर झील का निर्माण होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मिलाम जो ग्लेशियर है ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। इसी हिमनद से देखिए आपकी गौरी गंगा नदी, जिसे हम काली नदी की सहायक नदी कहते हैं, इसका उद्गम भी यहीं से है। ठीक, अब ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। जो सियाचिन है, सियाचिन बड़ा या ससाइनी, सियाचिन जो है देखिए भारत का सबसे बड़ा आपका ग्लेशियर है, ये चीज सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख ग्लेशियर्स, बाल्टोरो हो गया यहाँ पर, इसको देखिए बियापो है, फिर हिस्पार है। इधर देखिए सियाचिन है जो लद्दाख में है। दांग्रे दुंग हिमानी है, यहाँ पर ग्लेशियर है। गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री, सतोपंत, मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी, कपनी हो गया, और ये जेमू ग्लेशियर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, सियाचिन से लेकर खुर्दोपिन, सियाचिन, बियाफो, हिस्पार, बाल्टोरो, चोगलुंगाम, खुर्दोपिन, ये आपके काराकोरम लद्दाख में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा क्या है? सियाचिन है, जो कि 76.64 किलोमीटर का है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका देखिए रीमो आपके लद्दाख में, पुनमाह लद्दाख में है, गंगोत्री उत्तराखंड, जेमू सिक्किम में है, ससाइनी काराकोरम लद्दाख में ही है। इसके बाद देखिए रूपल हो गया लद्दाख में, और दियामीर हो गया लद्दाख में। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर प्रश्न को उसकी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके कौन कौन से प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न में से किसके बीच में है? तो ये आपको, जैसे कि अभी थ्योरी में हमने देखा था, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमरेखा की देखिए औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर तक है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा कितनी है? 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर पाई जाती है। ठीक, सियाचिन हिमनद आपका कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान देना, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये। सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चीन के पश्चिम में है, गिलगित के पूर्व, लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। निम्न में से कौन सा हिमनद है जो कि सबसे बड़ा है? तो ये सियाचिन ही है। ये आपका लगभग 1056.42 किलोमीटर स्क्वायर में
स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद अभी हमने देखा, देखिए इनमें से आपको देखिए सबसे बड़ा वैसे तो सियाचिन है, लेकिन इन चार में आपका गंगोत्री है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, लंबाई गंगोत्री 26 किलोमीटर है, रुनडुन हिमनद आपका 19 किलोमीटर, कंचनजंगा 16। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम है हिमनद? सियाचिन है, ठीक। आप देख सकते हैं हिमनद ये लंबाई के अनुसार है। ससाइनी काराकोरम लद्दाख में है, 70.85 किलोमीटर लंबाई में है, क्षेत्रफल 33.51 किलोमीटर स्क्वायर। गंगोत्री उत्तराखंड, जेमू सिक्किम में, सियाचिन काराकोरम लद्दाख में, ठीक है। अब देखिए इसी दृष्टि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? फेडचेंको ग्लेशियर है। ये आपका कहाँ है? पामीर क्षेत्र में स्थित है। ये चीज आपको तो विश्व का यदि सबसे बड़ा पूछे तो फेडचेंको ग्लेशियर है, जो कि पामीर की गांठ के पास है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना। आप भारत में पूछे तो भारत में आपका सियाचिन ग्लेशियर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर आपको कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। हिमालय में हिमनदों के पिघलने की गति, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। ग्लेशियर में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा स्थित है? तो ये आपका मिलान है। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है क्या? मिलाम, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। मिलाम जो ग्लेशियर है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित मुख्य हिमनद है। इस हिमनद से ही आपके गौरी गंगा नदी, जो कि आपके काली नदी की सहायक नदी है, उसका उद्गम है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम देखेंगे, यहाँ पर हिमनद एक ग्लेशियर है और नदियों की बात की गई है यहाँ पर, ठीक। तो सियाचिन देखिए आपकी सियाचिन, सियाचिन में आप देखेंगे तो ये नुब्रा है, तो चौथा तो सही हो जाएगा। तो इस आधार पर सी गलत, डी गलत हो जाएगा। इस पर देखिए बंदर पूंछ यमुना, ये भी देखिए सही है। बंदर पूंछ से ही आपकी यमुना निकलती है, तो एक भी सही है, ठीक। इसके बाद क्या है आपका? 12 सिगरी, यहाँ से चेनाब निकलती है, तो देखिए ये भी सही है। मिलाम मंदाकिनी ये गलत है, क्योंकि मिलाम जो है ये आपको पता होना चाहिए गौरी गंगा है, गौरी गंगा नदी पर स्थित है। और गौरी गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? काली नदी की। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसका जेमू, जेमू आपको देखिए ये तिस्ता नदी में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1 2 4 यहाँ पर सही है, ये आप इन्हें मिलान देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, देखिए उनकी लंबाई के घटते क्रम में आपको बताना है, ठीक है। तो घटते क्रम में बताना है, देखिए सबसे बड़ा आपका हिस्पर, फिर बियाओफो, दांगरदुंग, सोनापानी, 12 सिगरी, ठीक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हिमनद की लंबाई, ये आप देखें, हिस्पर, बियापो, द्रांगदुंग, सोनापानी, 12 सिगरी, ठीक है। हिसार की देखिए कुछ जगह स्रोतों से मिलता है कि 48 किलोमीटर, बियापो की लंबाई 54 किलोमीटर, 12 सिगरी की 25 किलोमीटर, और सोनापानी की 11 किलोमीटर है, ठीक है। दांगरा दुंग की कितने हैं? 23 किलोमीटर है। अब देखिए पठार की बात कर लेते हैं। प्लेटू इंपॉर्टेंट है, ये मिलान करने को आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्यों, यहाँ पर हम पठार को बात करने वाले हैं, ठीक है। एक सेकंड। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ग से पूर्व हुई है। कार्बोनीफेरस काल के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान है। कार्बोनीफेरस काल के पहले यह गोंडवाना लैंड का ही भाग था, लेकिन कार्बोनीफेरस के बाद ये प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड से हट जाता है। कार्बोनीफेरस काल के दौरान ही दामोदर, सोन घाटी, महानदी और गोदावरी बेसिन जो है, इनमें कोयला का निर्माण होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। कोयला आपको कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना लैंड से, ठीक है। जबकि क्रेटेशियस काल में अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? तो आपको ध्यान देना है क्रिस्टेशियस, क्रिटेशियस काल में, ठीक है। इसी काल में आपका दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां, गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। नर्मदा नदी है उसके उत्तर में जो भी स्थित है मालवा के पठार, उसके अधिकतर भागों को कहा जाता है मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है, लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि जो है ये आपकी पश्चिम में तो चौड़ी है, लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से हम क्या कहते हैं? बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। ये चीज आपको ध्यान देना है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित जो छोटा नागपुर पठार है, ये मध्य उच्च भूमि
का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार, ये ध्यान देना है आपको, कौन कौन सी चीज आती हैं। रांची हो गया, गुमला, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, पूर्व, ये सब आपको देखिए झारखंड के ही जिले हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि जिले, जैसे आपको पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले, तथा उड़ीसा के मयूरभंज और सुंदरगढ़ भी यहाँ पर शामिल। देखिए झारखंड के हो गए रांची, गुमला, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, ये सब चीज हो गई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और आपका उड़ीसा के मयूरभंज, सुंदरगढ़ जिले भी शामिल हैं। इस पठार के विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढील छोटा नागपुर पठार में ढाल जो है तीव्र स्कार्पो के रूप में पाए जाते हैं। चीज भी आपको ध्यान देना है, इसकी जो ढाल है ये तीव्र स्कार्पो के रूप में है, अतः यह एक अग्र गंभीर है। मध्य उच्च भूमि में क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है। चंबल हो गई, सिंध, बेतवा, केन, केन हो गई। ये केन जो है देखिए, ये तीनों चंबल, सिंध, बेतवा, ये आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। चीज आपको ध्यान देना है। इस प्रकार ये नदियां इस क्षेत्र में ढाल को दर्शाती हैं। मालवा का पठार की उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत, विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित होती है। चीज आपको ध्यान देख लीजिए। भारत के पठार ऊपर देखिए आपका लद्दाख का पठार बन जाता है, इधर मालवा का पठार होगा, इधर छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, यह काठियावाड़ का क्षेत्र जो कि गुजरात में है, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक पठार, और यहाँ पर आपका दंडकारण्य का पठार पड़ जाता है, ये दक्कन का पठार पड़ जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। दक्कन का पठार जो है देखिए त्रिभुजाकार का भाग है, ये चीज आपको ध्यान देना है। दक्कन का पठार का त्रिभुजाकार है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आप देखेंगे ना ऐसे जो बना है, ये आपका त्रिभुजाकार ही है। इसी के अंतर्गत महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार और आपका दंडकारण्य इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रेणी है उत्तर में, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल श्रेणियां जो है इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती हैं। दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अक्षय या अपर्दन के कारण होता है, ठीक है। काली मृदा पाई जाती है और इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अक्षय या अपर्दन से होता है। अरावली की पहाड़ियां जो है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे में पाई जाती हैं। ये बहुत खंडित और अपर्दित पहाड़ियां हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा पुरानी पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है, इसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचारी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मालदा गैप पश्चिम बंगाल में है। ये मालदा गैप जो है पश्चिम बंगाल में मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय का पठार जो है तीन महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, यहाँ पर गारो खासी जयंतियां हैं। भुवन पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो असम की बराक घाटी में स्थित है, ध्यान देना है आपको। दंडकारण्य क्षेत्र आपको कहाँ कहाँ लगता है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में विस्तृत है, ये चीज भी आपको ध्यान देना। देखिए प्रश्नों के बारे में हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न कौन कौन से जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण कब हुआ, तो देखिए हमने अभी देखा है इसे थ्योरी में, क्रिटेशियस युग में, ये चीज आपको ध्यान देना है। कार्बोनिफेरस काल के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयला का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस काल के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार के कारण आपको दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, ये चीज आपको ध्यान देना है। मेघालय का पठार आपका ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ठीक है। आइए आपको देखिए प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा ये पृथक होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो कब निर्मित हुए हैं, सेनोजोइक महाकाल में निर्मित हुए हैं, चीज आपको ध्यान देना है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है, तो ये देखिए सर्वाधिक घना, ये देखिए उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर नदी से निकली नहर द्वारा सिंचाई शुरू, गलत बात। कोयला, लोहा, ब्रक इत्यादि का पायन, बिल्कुल गलत बात। खनन उद्योग का विकास एवं औद्योगिकरण, ये आपका सही हो जाएगा। ये आपको देखिए धनबाद की बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर से संबंधित सही हो जाएगा, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण, ठीक। धनबाद जो है देखिए कोयला खनन और औद्योगिक संस्थान के लिए जाना जाता है। धनबाद में ज्यादातर खराब एवं अनुपजाई मृदा पाई जाती है। कृषि के लिए ये आपकी जमीन
उपयोगी नहीं है। यहाँ पर देखिए कोयला, अभ्रक, तांबा, लोहा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। छोटा नागपुर पठार, ये आपको ध्यान देना है, ये एक अग्र गंभीर है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का कम क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1100 मीटर है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठान के ढाल जो है ये तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। अतः यह एक अग्र गंभीर है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन तो बनते नहीं, जैसे देखिए आईएएस में आपको 1997 आया था। इसमें देखिए आपको बताना है एबीसी द्वारा अंकित स्थानों को। तो ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है और डी में क्या है, ठीक। ए में देखिए, ये आप देखिए आप छत्तीसगढ़ तो ये हो नहीं सकता, ठीक। छत्तीसगढ़ मैदान ना ये हो सकता है, ठीक। यहाँ आगे देखेंगे बी आपका छत्तीसगढ़, सी ये हो गया। तो आपका देखिए इस पे क्या लास्ट में डी जो है ये क्या छोटा नागपुर पठार? बिल्कुल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ से गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार आपका यहाँ पर स्थित है, तो आपका सी में ये हो जाएगा। तो पहला देखिए ए में आपका रिक्त घाटी क्षेत्र हो गया, दूसरे में बी में आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का मैदान, सी में छोटा नागपुर का पठार, और ये आपको हो जाएगा वृक्ष छाया क्षेत्र, ठीक। इसके बाद अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये आपका है मालवा का पठार। ये चीज आपको ध्यान देना है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। कौन सा पठार है जो कि अरावली एवं विंध्यन श्रेणी के मध्य में स्थित है? तो अरावली और विंध्यन श्रेणी के मध्य में आपका मालवा का पठार है। दंडकारण्य क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है, और भी ये फैला हुआ है किन किन राज्यों में? तो देखिए दंडकारण्य जो है भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। लेकिन इसका सब एक बहुत छोटा भाग है जो कि मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। चीज भी आपको ध्यान देना है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा में भी है, ठीक है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये मध्यवर्ती भाग में स्थित है। बिहार के इन निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये आपका है क्या? खड़गपुर की पहाड़ियां, ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ियां धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से आपको धातु की प्राप्ति होती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। खड़गपुर पहाड़ियां जो है धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियां जो है तृतीय क्रम की, और उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। ये चीज आपको ध्यान देना है। कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का भुवन पहाड़ियां नहीं है, ठीक है। भुवन पहाड़ियां आपके असम में है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। असम के बराक घाटी में स्थित है। अगारो खासी जयंती ये आपके मेघालय पठार का ही हिस्सा है। चीज आपको ध्यान देना है। अल्बामा हिल्स स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये आपको ध्यान देना है, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिरिराज पर्वतमाला, दक्षिण में कार्डमम हिल्स, और प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमाएं बनाती हैं कार्डमम पहाड़ियां। तो इसमें कौन से सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? इस भूखंड की ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर है। प्रायद्वीपीय की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। तो दूसरा देखिए आपका सही है। तो 16वें का जो आपका सही आंसर क्या हो सकता है? इसको देखिए तीसरा पॉइंट भी है। इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियां हैं। इसमें पूछा गया कौन सा गलत है? तो एक और तीन आपका गलत है, ये भी गलत है, और आपका ये भी गलत। तो इसी आधार पर एक और सी आपका, एक और थ्री सही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार वाला कटा फटा ये भूखंड है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक या अरावली विस्तार है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं, पश्चिम में गिर की पहाड़ियां हैं, और दक्षिण में इलायची जिसे हम कार्डमम पहाड़ियां जानते हैं, केरल और तमिलनाडु के मध्य में प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करती हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर जो प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई है पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है।
जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। सामान्य ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए आगे आपका आ गया तटीय भाग है अगले यूनिट, इसका पहला टॉपिक है भारत की तट रेखा, ठीक। तो हम इसे देख लेते हैं। काफी सिंपल है, इसे हम देखिए मैथ के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, ये ना सोचिएगा कि आपको थ्योरी पोर्शन, आप इसके माध्यम से क्वेश्चन पता चल जाएंगे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आपको जब मैप आप देखेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि मुझे कौन कौन सी चीजें उसमें याद रखनी है मैथ के माध्यम से, तो उसे भी हम अच्छे से कवर करने वाले हैं भी आगे, ठीक है। भारत जो देखिए तीन ओर से समुद्र से घिरा है, ये चीज तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे ये रफली हम यदि भारत का यहाँ पर यदि चित्र बनाएंगे, देखिए इधर भी आपका ये जल क्षेत्र है, इधर जल क्षेत्र, इधर जल क्षेत्र, तो आपके तीनों तरफ से जल क्षेत्र से भारत जो है ये घिरा हुआ है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। भारत की तट रेखा कितनी है? 7516 किलोमीटर है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत की तट रेखा देखिए पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। काफी सिंपल है, आप लोगों जानते होंगे। बाकी आप एक मैप अपने पास रखिए तो आपको इस चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। भारत की तट रेखा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज, 9 राज्य जो है आपके तटीय रेखा में स्थित हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए गुजरात हो गया सबसे ज्यादा इसी की लंबी तट रेखा, तो ये चीज भी आपको ध्यान देना। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये चार आप ध्यान रखिएगा शुरू के कि आपके इनमें शुरुआती सबसे ज्यादा है। गुजरात में सबसे ज्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र है। एक सेकंड, इसमें आपके गलत लिखा हुआ है, इस पे इन्होंने क्रम से नहीं दिया, ठीक है। पहला आपका देखिए, एक सेकंड, पहला आपको गुजरात हो जाएगा, ठीक। पहले तो आपको गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद क्या होगा? गुजरात के बाद आपका तमिल, ये आंध्रा आएगा, फिर तमिलनाडु आएगा। तो गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका आएगा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु। इसको देखिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सब आपके तटीय राज्य, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 9 राज्य हो गए। इसके बाद देखिए 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दादर नागर हवेली, दमन दीव हो गए, ये दोनों को अब मिला दिया गया है, तो आपका ये हो गया लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार हो गया। तो आप देख सकते हैं ये 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव दादर नागर हवेली को विलय कर दिया गया था, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई, अब देखिए मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितनी है? 5422.6 किलोमीटर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप की तट रेखा को ये घटाने के बाद है, और इन्हें भी यदि जोड़ ले 5422 में 2094 जोड़ेंगे तो आपको 7516 किलोमीटर बन जाता है लगभग, ठीक है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई कितनी है? तो 2094 किलोमीटर है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत के राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक है और सबसे छोटी किसकी है? तो गोवा की है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। आप देख सकते हैं गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश होगा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य हो गए और 4 केंद्र शासित प्रदेश, ये चीज आपको ध्यान देना है। अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश की प्रादेशिक क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहते हैं। क्षेत्रीय सागर जिसे हम टेरिटोरियल सी कहते हैं, इसकी दूरी आधार रेखा से बेस लाइन से सागर की ओर नापी जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना। और ये सामान्यतः 12 समुद्री माइल, 12 नॉटिकल माइल तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत का संपूर्ण अधिकार होता है यहाँ तक, ठीक है। टेरिटोरियल जो आपका सी है, यहाँ तक आपका संपूर्ण अधिकार होता है भारत का, यानी उस देश का 12 नॉटिकल माइल तक। ये आप देख सकते हैं क्षेत्रीय सागर। इसके बाद देखिए समीपस्थ सागर जिसे हम कंटिजियस जोन कहते हैं, ये इसका विस्तार देखिए आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक होता है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ तक आपके सीमा शुल्क जो वसूली की जाती है, वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। किसी भी देश का अनन्य एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक होता है। इस क्षेत्र में भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान को छूट मिल जाती है, यहाँ पर आप माइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अंदर आप खोज भी कर सकते हैं, अनुसंधान भी कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह भी कर सकते हैं। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर कहते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस तट में भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो ये आपको ध्यान देना है, चेन्नई, ठीक है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो तट से ये आपका 12 नॉटिकल माइल तक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर सी
भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो लगभग आपके 7516.6 किलोमीटर है। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत की तट रेखा, ये देखिए आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगी, 7516 किलोमीटर ही होगी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की है। लगभग कितनी है ये, 1214.7 है। गुजरात के बाद देखिए आपका आंध्रा आता है। आंध्रा में आप देख सकते हैं 973। इसके बाद आपका महाराष्ट्र आएगा, फिर आपका केरला। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक, तो आपका क्या है, गुजरात है। भारत का कौन सा सर्वाधिक लंबी तटरेखा, तो ये आपका गुजरात ही है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो ये आपके कितने हैं, 9 राज्य हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचित करता है, किसको सूचित करता है, हिंद महासागर का ये सूचक है रत्नाकर। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। हिंद महासागर और रत्नाकर ज्वेल ऑफ माइन कहते हैं। इस आधार पर इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। रत्नाकर किसे कहा जाता है, हिंद महासागर को, इंडियन ओशियन को। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, लहरों से होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तटीय अपरदन देखिए समुद्री लहरों से, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहर, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा होता है। अब देखिए आपका ये दूसरा इसी में टॉपिक है, पूर्वी एवं पश्चिमी तट। ठीक है, भू आकृति आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। गुजरात या काठियावाड़ का मैदान में तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान, इसके बाद आपका पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुजरात तटीय मैदान जो है गुजरात एवं दादर नागर हवेली और दमन दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। यह जो है साबरमती, माही नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके दक्षिण में देखिए अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत का जो पश्चिमी तट है ये आपका देखिए पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसे, पश्चिमी तट को। ये चीज आपको ध्यान देना है। तट के जो उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, कोंकण तट, जो आपकी महाराष्ट्र और गोवा को प्रदर्शित करता है। इसके बाद मध्य भाग को कर्नाटक तट कहते हैं या कनारा तट भी कहते हैं, और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। कनारा तट देखिए गोवा से आपका मंगलुरु तक स्थित है, और जो मालाबार तट है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, पूर्वी तट तटीय मैदान जो है ये महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इस पर देखिए महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, सिरकार्स कहते हैं। ठीक है, उत्तरी सरकार कहते हैं। कोरोमंडल जो तट है इसका विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स द्वीपी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास तमिलनाडु के केप कमोरिन तक ये फैला हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। कोरोमंडल तट आंध्र से लेकर आपके तमिलनाडु तक है। ठीक है, इसको देखिए महानदी डेल्टा क्षेत्र ये उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह आपके इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर। ये चीज आपको ध्यान देना है। मुंबई हो गया, जिसे हम पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। इसके बाद आपका कांडला हो गया, जिसे हम दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं अब। इसके बाद मुर्मुगांव जो आपके गोवा में है। इसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू आपका ये हो गया, महाराष्ट्र में स्थित है ये, न्यू मंगलोर और कोच्चि। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए पूर्वी तट में प्रमुख बंदरगाह है कोलकाता, जिसे अब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहते हैं। इसके बाद पारादीप है। इसके बाद विशाखापट्टनम है, जो कि आपके आंध्रा में है। एन्नोर है, जिसे हम अब कामाराजार बंदरगाह कहते हैं, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु, वीओ चिदम्बरार, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए यहाँ से अब आपके क्वेश्चन हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार करना है। उत्तर से दक्षिण आपको इन्हें व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण ऐसे। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। तो इस पे देखिए सही आंसर हो जाएगा, सबसे उत्तर में क्या है, जंजीरा है। जंजीरा के बाद क्या होगा, सिंधुदुर्ग है। इसके बाद आपका कन्नूर की आपका नागरकोइल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जंजीर देखिए, जंजीरा आपका कहाँ है, महाराष्ट्र के रायगढ़ में है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में है। कन्नूर आपके केरल के कन्नूर में है। नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसके कारण यह है कि डेनमार्क की चौका हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग एवं सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, ऊनी कपड़े, सूनी सड़कें, उजड़ा तटाग्र, सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान कौन सा है, तो ये है आपका तमिलनाडु तट। ये चीज आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान देना है। भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग द्योतित हैं, तो ये भाग कौन से हैं, तो इससे आपको बताना है। तो ये देखिए अंतर्जलीय उच्चावच क्षेत्र है, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रस्तुत मानचित्र में देखिए जो भारत के तटीय क्षेत्र समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाले अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन इसमें किया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद है भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करना है। इन्हें देखिए पश्चिमी तट पर कौन से स्थित है, ये चीज आपको बताना है। तो पश्चिमी तट में देखिए जंजीरा है और उडुपी है, तूतीकोरिन नहीं है, ये चीज आपको ध्यान। तूतीकोरिन देखिए आपके तमिलनाडु है, तमिलनाडु में स्थित है। और ओविले कहाँ है, ये तमिलनाडु एवं पुदुचेरी की सीमा पर स्थित है, ये चीज आपको ध्यान। जंजीरा महाराष्ट्र में, उडुपी आपके कर्नाटक के जिले में है, कर्नाटक का जिला है ये। ओरोविले देखिए कहाँ है, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है। इसका अधिकांश भाग तमिलनाडु, कुछ भाग पुदुचेरी में लगता है। तूतीकोरन की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए सागर पुलिन है और ये राज्य है। तो मरीना आपका कहाँ स्थित है, तो मरीना की बात करें तो डी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मरीना आपके तमिलनाडु, डी का 1, तो आपका एक खत्म, इसके बाद सी खत्म। इसके बाद आपका ए का यानी दीघा का क्या हो जाएगा, दीघा आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो ए का 2, ए का 2 आप जैसे लगेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सी हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का डी हो जाएगा। ठीक, गोवा, कलांगुट आपका गोवा में है। दीघा आपका देखिए पश्चिम बंगाल, गोपालपुर आपका उड़ीसा, कलांगुट आपका गोवा, मरीन आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तमिलनाडु और आंध्रा का क्या नाम है, तो ये आपका कोरोमंडल तट नाम है, ये चीज आपको ध्यान देना है। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ है, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के जो आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु है यहाँ से लेकर तमिलनाडु को केप कमोरिन तक फैला हुआ है। तमिलनाडु को समुद्री तट क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान देना है, कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है, तो ये आपका है कोरोमंडल तट, ये चीज आपको ध्यान देना है। केप कमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपका है कन्याकुमारी को जाना जाता है। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, ये आपका कोंकण है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तरी भाग को देखिए कोंकण तक और दक्षिणी भाग को मालाबार तक कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर पर पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसका वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है, तो ये आपका है कच्छ का रण, ये चीज आपको ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी। कच्छ का रण आपका देखिए भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य स्थित एक वृहद लवणीय दलदल एरिया है। कच्छ का रण देखिए समुद्र स्तर से पुनरावृत्ति गिरावट का ये सर्वोत्तम उदाहरण है जिसमें वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। अब देखिए द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों की बात कर लेते हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में आपका कौन कौन सा आता है, तो पहले तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ जाता है। ये देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है अंडमान और निकोबार को। इस चैनल की चौड़ाई कितनी है, तो ये लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश भी है भारत का। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है, अंडमान का सर्वोच्च शिखर है सैडल पीक, सैडल पीक, ठीक। सैडल पीक आप देख सकते हैं 732 मीटर, ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। निकोबार द्वीप समूह का देखिए वो अंडमान का है सैडल द्वीप। और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है, माउंट थुलियर, ये चीज आपको ध्यान देना है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसपे आपको देखिए 836 द्वीप आते हैं जिनमें से 31 स्थायी रूप से आवासित हैं और निकोबार के लगभग 22 मुख्य द्वीप जो हैं 10 आवासित हैं। बैरन द्वीप देखिए आपकी बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। बैरन द्वीप जो है आपका ये बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर स्थित है। यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार ये कब हुआ था, 1787 में। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है, जो कि आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीय पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुई है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो अराकान योमा जो कि आपकी तृतीय पर्वत श्रेणी
के हैं उनके विस्तार से हुआ है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टान है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल। दक्षिणी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान वांदूर विश्व के सबसे बड़े एवं दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। दक्षिणी अंडमान और ग्रेट निकोबार में स्थित आपका महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर देखिए वांदूर जो है विश्व के सबसे सबसे बड़े और दुर्लभ जो केकड़े पाए जाते हैं रॉबर केकड़े, ये प्रसिद्ध हैं। भारत के पूर्वी तट पर श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलकित झील के पास स्थित है, ये भी आपको ध्यान देना है। यह द्वीप जो है पुलकित झील जो है आपके बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। यह यहाँ जो है भारत का देखिए प्रक्षेपण केंद्र बना हुआ है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु जिसे हम एडम ब्रिज कहते हैं भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोट से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अधिक महत्वपूर्ण जल संधियां हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकॉय आपका लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों के मध्य स्थित है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये आपका 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह के मध्य में स्थित है। डंकन पैसेज आपका ये देखिए लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में है। कोको चैनल कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान इंपॉर्टेंट है। पाक स्टेट तमिलनाडु श्रीलंका मन्नार खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर सैडल पीक ये कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर आपका सैडल पीक है। आप यहाँ पर बताइए निकोबार द्वीप का कौन सा था? मैंने आपको बताया है थ्योरी पोर्शन में भी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई की चोटी कौन सी है? तो ये आपकी सैडल पीक है। ठीक है, अंडमान व निकोबार ये आपके कहाँ स्थित है? तो आपकी ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो देख सकते हैं द्वीपों की कुल संख्या 836 है, जिसपे जो है 22 द्वीप जो है निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है तो अंडमान को निकोबार से। निम्नलिखित द्वीप के समूहों में से कौन सा एक है जो कि 10 अंश के रूप में पृथक करता है 10 अंश द्वारा? तो ये आपका अंडमान निकोबार ही है। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो ये आपको देखिए अंडमान और निकोबार को अलग करता है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये बात आपकी गलत है। पिछली बार बैरन द्वीप का उद्गार 1991 में, ये भी गलत है, ये 1787 के आसपास हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अतः कथन एक जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बैरन द्वीप की बात करें तो ये देखिए ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले उद्गार इसका हुआ था 1787 में। ये चीज भी आपको ध्यान देना। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो 10वीं का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बैरन। ठीक, निम्नलिखित में से भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो ये आपका ध्यान देना है, ये आपका बैरन द्वीप है। श्रीहरिकोटा स्थित है, तो ये आपका पुलकित झील के समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा जो है द्वीप जो है आंध्र प्रदेश के पुलकित झील के समीप है। यहीं पर आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। राम सेतु शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है? तो ये आपका धनुषकोडी से शुरू होता है। भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर ये देखिए आपके श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जो कि ग्रेट निकोबार का सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है आपको सुमात्रा। ये चीज आपको ध्यान देना है। इंडोनेशिया का सुमात्रा है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसकी दूरी लगभग 145 किलोमीटर है आपके किससे? तो ग्रेट निकोबार से। बोर्नियो जावा और श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफी अधिक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए अरब सागर के यहाँ पर हम द्वीप समूह देख लेते हैं। वो हमने बंगाल की खाड़ी से देख ली, अब हम अरब सागर के भी देख लेते हैं। भारत में केरल के मालाबार तट में आपका लक्षद्वीप स्थित है।
लक्षद्वीप देखिए सबसे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, चीज भी आपको ध्यान देना है। पहले इनको लकादीव, मिनिकॉय और अमीनी दीवी के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। लक्षद्वीप देखिए केरल के कोच्चि तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 32 किलोमीटर स्क्वायर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप को चटलट और सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहा जाता है। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है कवरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी है जो कि कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आपका क्या है? एंड्रॉन्ट अथवा एंड्रॉथ है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। सालसेर द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यहीं पर आपका मुंबई और थाने इसी द्वीप में स्थित है, चीज भी आपको ध्यान देना है। सालसेर द्वीप में आपकी स्थित है मुंबई और थाने, ठीक है। अब तटीय द्वीप की बात करें तो गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप समूह हैं। इन द्वीपों में पिरम जो कि खंबात की खाड़ी, भैंसला, काठियावाड़, दीव, बैदा, नोरा, पिरोतन, करुम्भार ये कच्छ के तट में है। खड़िया बेट या आलिया बेट ये आपके नर्मदा तापी के मुहाने पर है। बुचर जवाहर द्वीप, करंजा उर्मा द्वीप, क्रॉस मुंबई के पास है। भटकल या पिजन जो आपके निद्रानी द्वीप में है। सेंट मेरी मंगलौर तट के पास। अंजी द्वीप करवार तट के पास। वाइपिन आपका कोच्चि के पास है। व्हीलर आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। महानदी ब्रह्मभंडी के मुहाने के पास है। न्यूमूर या आपके न्यूमूर एवं गंगा सागर ये गंगा डेल्टा में न्यूमूर एवं गंगा सागर ये गंगा डेल्टा में इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका ये ज्वारीय क्रीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक जो है ये आपका कच्छ के रण में स्थित है। 92 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है, चीज भी आपको ध्यान देना है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है, ठीक है, चीज आपको ध्यान देना है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के मध्य में समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर हुआ है और हो रखा है। वर्तमान में अगर बात करें तो इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। और सबसे बड़ा द्वीप से आपका क्या है? चटलट है जो कि उत्तरी द्वीप समूह है लक्षद्वीप का। और दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। लक्षद्वीप का देखिए दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है आपका कौन सा है तो ये आपका मिनिकॉय है। और कवरत्ती ये आपकी लक्षद्वीप की राजधानी है, चीज आपको ध्यान देना है। लक्षद्वीप का देखिए सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है तो एड्रॉट या एंड्रॉथ है। लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में आपको विचार करना है। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, तो आपका देखिए ये चीज बिल्कुल सही है। इस पहले इसे लेकाउच, मिनिकॉय, आइमिंडू के नाम से जाना जाता है, तो ये भी बात सही। तमिलनाडु का कोरमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है तो ये आपका गलत है। तमिलनाडु नहीं है, केरल होगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। 1973 में इसका नाम बदल दिया जाता है। पहले इसका नाम क्या रहता है तो लेकाड्यू, अमिनीद्वीप या मिनिकॉय द्वीप समूह नाम से जाना जाता था, ठीक है। कौन सा द्वीप है जो कि लक्का द्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है तो ये आपका तिलन चोंग है। बाकी अगाथी, कवरती, कल्पेनी आपके लक्का द्वीप द्वीप समूह का अंग है, ठीक है। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं तो ये आपका लक्षद्वीप के निकट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है तो ये लक्षद्वीप टापू आपका कहाँ स्थित है तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है, ठीक है। मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं तो आपके 36 हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ये आपका प्रवाल उत्पत्ति से बने हुए हैं। निम्नलिखित में से देखिए यहाँ पर भारत में प्रवाल भित्तियां जो है कौन कौन से हैं? कोरल लीफ से बने हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और मालवन जो कि महाराष्ट्र और कच्छ की खाड़ी आदि में पाए जाते हैं। कहाँ है जो कि प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कैम्बे की खाड़ी होगा। बाकी मन्नार की खाड़ी, कच्ची खाड़ी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और आपका अंडमान आपकी ये कोरल रीफ से ही बने हुए हैं।
कौन सा द्वीप में भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिनिकॉय हो जाएगा। ठीक है, मिनिकॉय जो है भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। ठीक है, भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप है भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा? तो ये मुंबई है, जो कि सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई और ठाणे दोनों स्थित है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो ये सालसेट द्वीप है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द्वारका में आपका, द्वारका कहाँ स्थित है? द्वारका आपका ये, द्वारका कहाँ स्थित है? पिरम, दीव और वेयंत सयोधर, ये कहाँ स्थित? तो इनकी अवस्थिति यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं, वेयंत आपका कच्छ की खाड़ी में है, पिरम आपका देखिए खंबात की खाड़ी में, द्वारका आपके अरब सागर तट है, दीव आपका काठियावाड़ तट पर स्थित है। कोरी क्रीक जो जिसे हम निवेशिका कहते हैं, ये कच्छ के रण में स्थित है। कोरी क्रीक निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ यह एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है, और यह भारत का इस पर नियंत्रण है। सरक्रीक विवाद देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ये एक दलदली क्षेत्र है जो कि भारत के गुजरात और पाकिस्तान के क्षेत्र को लेकर है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देना, कच्छ के रण में स्थित है ये। तो आपको देखिए यहाँ से ये टॉपिक पूरे होते हैं। अगले टॉपिक आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि आप अगले अगले टॉपिक होंगे वो हम उसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आपका क्या फीडबैक है इस पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सुझाव दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।